अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम सेंटेंसेस पर बात करेंगे। हम जो मशहूर काइंड्स हैं सेंटेंसेस की उनको देखेंगे और उसके अलावा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। फाइनली हम कुछ पैराग्राफ्स लेंगे 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से और उन पैराग्राफ्स में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि पैराग्राफ्स में ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह से लगते हैं या पैराग्राफ में हम इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर स्टडिंग इंग्लिश इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस स्कूल्स एंड कॉलेजेस वो पैसिव रहते हैं और उस पैसिव रहने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश में पुअर रहते हैं, उनकी इंग्लिश में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर हम जो है वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की डेफिनेशन भी देखेंगे, फिर हम कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्लॉज के लिहाज से कि क्लॉजेस क्या होती हैं और क्लॉजेस में किस तरह से हम ये जब इन सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे तो हमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए और ये टर्मिनोलॉजी हमारी मेमोरी में स्टिक करनी चाहिए। अगर ये हमारी मेमोरी में ये टर्मिनोलॉजी स्टिक नहीं करती तो हम मुश्किल महसूस करते हैं इंग्लिश टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना। मैं पहले भी कई मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि जब आप अपने आप में एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि आप इंग्लिश टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है कि आप इंग्लिश टेक्स्ट को क्रिएटली करना शुरू कर देते हैं और ये हर स्टूडेंट का जो भी इंग्लिश जो है वो पढ़ रहा है उसका फाइनल जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेफिनेशंस क्या हैं, एकेडमिकली स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अच्छा, ये सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जस्ट एक सब्जेक्ट और एक जो है वो प्रेडिकेट हो उन्हें हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स। आप उन लेक्चर्स को अगर देखें, वैसे भी ये एक प्ले लिस्ट है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या आप समझते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपने मिस किया होगा तो आप वहाँ वापस जो है प्ले लिस्ट में जाके उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है और ये आपको पता ही है कि सेंटेंस को सेंस कंप्लीट देनी चाहिए, यानी इसके कंप्लीट मीनिंग होने चाहिए। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस को देखें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सेंटेंस से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, जस्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ। अगर सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट है तो कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट होंगे। और बड़े सिंपल अंदाज में अगर जो है वो समझना हो कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम जो सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन को आप एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो लिख सकते हैं, उनको जो है वो सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं और वो अपना कंप्लीट मीनिंग जो है वो देंगे। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होता है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो प्रेडिकेट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लॉज इस यूनिट ग्रामेटिकली जो है वो हम क्लॉज कहते हैं, यानी सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट अगर आ जाए तो हम इसको जो है वो क्लॉज बोलते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी जो है वो क्या होता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो प्रेडिकेट होते हैं, यानी इनमें एक से ज़्यादा जो है वो क्लॉजेस होती हैं। लेकिन इन क्लॉजेस को या सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन को हम अलग सेंटेंसेस के तौर पर नहीं लिख सकते। तो ये फ़र्क है सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में फ़र्क अगर जो है वो आप देखते हैं तो वो जस्ट ये है कि सिंपल सेंटेंसेस को अगर आप एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को अगर आप जो है डिफरेंट कंजंक्शन या पंक्चुएशन के ज़रिए जोड़ देंगे तो वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो बन जाएंगे। अब हम क्लास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, अगर हमने पहले इस कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस किया है, बट हियर जो है वंस मोर हम इसको टच करते हैं ताकि ये टर्मिनोलॉजी आपको आपके जहन में जो है वो स्टिक करे। अच्छा, जब हम क्लॉजेस की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो क्लॉज को ग्रामर में ये समझ लें कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक यूनिट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और इसकी एक सेंस होनी चाहिए, मुकम्मल मीनिंग जो है इसको देनी चाहिए। अब क्लॉजेस की जब हम बात करते हैं तो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है।
अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होती हैं? ऐसी क्लॉजेज जिनको हम सेपरेट सेंटेंसेस, स्टैंड अलोन सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की शक्ल में लिख सकें, उनको हम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो बोल देते हैं। और ये अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लॉज पे या सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसी क्लॉजेज होती हैं जो दूसरी क्लॉजेज पर डिपेंड करती हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके जो है जब हम एग्जांपल्स के साथ डील कर रहे होंगे, जब हम अपने टेक्स्ट के साथ डील कर रहे होंगे, हम और ज़्यादा जो है वाज़ेह करेंगे। लेकिन आपने जो इस वक्त समझना है और जो चीज़ आपके माइंड में स्टिक करनी चाहिए, जो आपके माइंड में जो है वो अटक जानी चाहिए, जो आपको हमेशा जो है वो याद रहनी चाहिए, वो ये कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसी क्लॉजेज होती हैं जिनको आप इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की शक्ल में लिख सकते हैं और वो अपने पूरे मीनिंग देते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉजेज वो क्लॉजेज होती हैं जिनको आप इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की शक्ल में नहीं लिख सकते और ये डिपेंड करती हैं अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर। इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हो, हम कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि ये डिपेंडेंट क्लासेस जो है इनको सबऑर्डिनेट क्लासेस भी हम जो है वो बोल देते हैं। तो डेफिनेशन वही है, जो कॉन्सेप्ट जो है वो वही है। जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो प्रिंसिपल क्लॉज की टर्म होती है कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो क्या होती है। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ कोर्स अगर हम जो है वो इसे दोबारा से डिफाइन एक और तरीके से डिफाइन करना चाहें कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एटलीस्ट वन प्रिंसिपल क्लॉज पर मुश्तमिल हो और एक या एक से ज़्यादा जो है वो दूसरी क्लासेस पर जो मुश्तमिल हों, उनको हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास के लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, तो उसको हम लोग जो है वो मेन क्लास जो है वो बोल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं उस वक्त हम यूज़ करते हैं। अब मेरा ख्याल है डेफिनेशंस तो काफ़ी ज़्यादा आपके जहन में क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके जहन में जो है वो क्लियर नहीं हुई, एक मरतबा जो इस लेसन को रिवाइंड करके देखें और देन जो है वो ये एग्जाम्पल पैराग्राफ्स की तरफ आप आएँ और एग्जाम्पल पैराग्राफ्स में देखें कि क्या है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं फर्स्ट इसको जो है रीड आउट करता हूँ, देन ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग दिस पैराग्राफ। तो रीड आउट करते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये साउंड्स दे आर आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपकी साउंड जो है वो दे शुड बी वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साउंड्स, जो बैनुल अक़वामी तौर पर जिन साउंड को समझा जा सकता है उनके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। मैं पैराग्राफ को जो रीड आउट करता हूँ। Sometimes I have thought it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the value of life. We should live each day with the gentleness, vigor, and keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry. But most people would be cleansed by the certainty of impending death. अब आप इस पैराग्राफ को देखते हैं तो छोटा सा एक पैराग्राफ है और यहीं से आपको जो एग्जांपल भी लेनी चाहिए कि आपको कितने बड़े बड़े पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए। मैक्सिमम 3 to 5 सेंटेंसेस अगर आप पैराग्राफ लिखने की अपने आप में एबिलिटी पैदा कर लेते हैं तो ये दिस इज ग्रेट थिंग। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े राइटर जो है वो लिखते हैं। अच्छा, पहला सेंटेंस जो देखें उसमें क्या है, सब्जेक्ट आई हैव थॉट और फिर उसके बाद जो है वो एक दैट क्लास जो है वो लगी हुई है और उसके बाद फिर एक और क्लास है एज इफ के बाद वी डाई टुमारो। यानी इस सेंटेंस में 3 क्लासेस हैं और ये क्लासेस जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको इस सेंटेंस को हम लोग जो है वो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बोलेंगे। अब इस कम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आप देखें तो प्रिंसिपल क्लास कौन सी है, आई हैव थॉट, और उसके बाद जितनी भी क्लासेस हैं दैट क्लॉज और एज इफ वाली क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन, स्टोरी का जो है फर्स्ट पैराग्राफ है और राइटर ने इसको एक कम्प्लेक्स सेंटेंस से शुरू किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ। अब ये सच एन एटीट्यूड यहाँ पे सब्जेक्ट है, वुड एम्फसाइज
शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ, ये इसका जो है वो प्रेडिकेट है। यानी ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसके बाद जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है। तो आप इस क्रोनोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं अपनी राइटिंग में कि किस तरह से आपने सेंटेंसेस को वेरी करना है। बिकॉज अगर आप जो है वो सिंपल सेंटेंसेस ही कंटिन्यूसली लिख रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी राइटिंग जो है वो बड़ी बोरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही लिखना शुरू करते हैं या लेंथी सेंटेंसेस लिखना शुरू करते हैं, देन जो है वो क्या होगा कि आपकी राइटिंग जो है वो हैवी लगेगी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये बड़ा मिक्स करना चाहिए व्हेन एवर यू आर राइटिंग। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं, प्रिंसिपल क्लास, वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन। अब ये विच से जो है अब एक डिपेंडेंट क्लास शुरू हो रही है। यहीं से हम आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लास है तो अगली क्लास जो है वो एक डिपेंडेंट क्लास है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। हमें हर सेंटेंस के साथ जो है वो इसी तरह की इंटरेक्शन जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद व्हेन टाइम स्ट्रेचेस, ये भी एक और जो है डिपेंडेंट क्लास है, ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो इस सेंटेंस में भी जो है वो 3 क्लासेस हैं और हम कह सकते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी राइटर की अगर जो है वो आप टेक्निक को देखेंगे, पहले कम्प्लेक्स सेंटेंस, देन जो सिंपल, फिर जो है वो कम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है वो, दे आर दोज ऑफ कोर्स हु, अब ये भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि हमें पता चला देयर आर दोज, ये मेन प्रिंसिपल है, हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। एक्सक्यूज मी, तो मेरा गला जो है थोड़ा सा मौसम इसके किस्म का चल रहा है। बट मोस्ट पीपल वुड बी क्लीन्ड, और ये एक और जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो लगी है, बिकॉज ये बट जो है वो इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। हम बाद में किसी लेसन में डिस्कस करेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो इसके बाद इस क्लास को आप जो है वो इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एज अ क्लॉज है, एज अ सेंटेंस जो है ये रह सकती है, एज अ सेंटेंस इट कैन स्टैंड। तो आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं कि राइटर ने ये 4 सेंटेंसेस बनते हैं एंड 4 सेंटेंसेस में 3 कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखे और एक जो है वो सिंपल सेंटेंस लिखा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको राइटर्स को कॉपी करना चाहिए कि बड़े बड़े राइटर जो है वो किस तरह से लिखते हैं या आपकी टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट को किस तरह से अरेंज किया, ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं और उस पैराग्राफ को भी हम उसी तरह से पहले रीड आउट करते हैं, देन जो है उसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पिछले पैराग्राफ में हमने देखा कि कोई कंपाउंड सेंटेंस जो है वो यूज नहीं हुआ। यहाँ पे आके हम जो है वो देखते हैं कि क्या है कि नॉइज पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू एंड नीड्स अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। People must develop awareness about the dangerous impact of noise pollution on human health. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment. Only then our country would be much quieter and peaceful place to live. अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, 3 to 4 सेंटेंसेस हैं इस सेंटेंस में भी, इस पैराग्राफ में भी। देखो अब क्या है, नॉइज पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू एंड नीड्स अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आप इसको जो है वो कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें वर्ब जो है वो 2 टाइम जो है वो यूज हुआ। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट तो 2 टाइम यूज नहीं हुआ। एक्चुअली सब्जेक्ट जो है वो नॉइज पोल्यूशन ही है दोनों क्लासेस का, और ये अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। और इन क्लासेस को आप देखते हैं कि अलग अलग लिखा जा सकता है। लाइक जो है नॉइज पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू, उसके बाद नॉइज पोल्यूशन नीड्स या इट लगा सकते हैं, आप प्रोनाउन जो है वो लगा सकते हैं जब इसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर लिख रहे हो, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, पीपल मस्ट डेवलप अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये सिंपल सेंटेंस है, पीपल इसमें सब्जेक्ट है और बाकी इसका जो है प्रेडिकेट है। कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस, प्रपोजिशनल फ्रेजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं एक दूसरे लेसन, तो कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है उसने डाल दी सेंटेंस को। थोड़ा लेंथी लगता है लेकिन सिंपल सेंटेंस है बिकॉज इसमें एक ही सब्जेक्ट।
अच्छा, इट इज देयरफॉर अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस एंड responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in environment. अब ये भी अगर आप इसको देखें तो सिंपल सेंटेंस है एक। अब कुछ लोग इसको जो है वो एक कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से आप वर्ब को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे इट इज देयरफॉर नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस and it is need to acquire more civic responsible attitude, but this does not fit in the whole scheme. it हम इसका जो है वो सब्जेक्ट कहते हैं एंड देन जो है वो इसमें वर्ब जो है वो इज लगा हुआ है, ठीक है। तो एक जो है वो सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप जो है वो देखते हैं, ओनली देन अवर कंट्री वुड बी मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव। अब यहाँ पे अगर जो है वो देखते हैं तो अवर कंट्री सब्जेक्ट है और ये वुड बी मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव, ये इसका जो है वो प्रेडिकेट है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइटर ने कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज नहीं किया, उसने जो है वो सिंपल सेंटेंसेस के जरिए सारी की सारी सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस के जरिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया है। तो दिस जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट पढ़ते हुए आपको पैसिव नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए सबसे पहले जो है वो उनको, और आपको टेक्स्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ग्रामर की डिफरेंट टर्म जो है वो आपके माइंड में स्टिक करनी चाहिए, वो आपके माइंड में अटकनी चाहिए, आपको उनकी पूरी की पूरी जो है वो समझनी चाहिए। अगेन मैं कहूँगा कि जब आप टेक्स्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की एबिलिटी पैदा कर लेते हैं तो टेक्स्ट पैदा करने की टेक्स्ट क्रिएट करने की टेक्स्ट पैदा करने की एबिलिटी आना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाता। तो इसलिए अपने टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट किया करें। इट डजेंट मैटर कि एट व्हाट लेवल यू आर स्टडिंग। और अगर आप जो है वैसे 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी 8वीं क्लास 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं क्लास लेवल पे जो है वो कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ये इंग्लिश में एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स आपको पे करती है थ्रू आउट योर लाइफ। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स और हम इस अप्रोच को लेके चलेंगे और कोशिश ये होगी कि इस अप्रोच को लोग समझ सकें और स्टूडेंट्स में भी टीचर इस अप्रोच को इस्तेमाल करें व्हेन दे आर टीचिंग इंग्लिश, और इसी तरह स्टूडेंट जो है वो इस अप्रोच को इस्तेमाल करें व्हेन दे आर स्टडिंग इंग्लिश। इससे उनकी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉम्प्रीहेंशन बेटर होगी। और फाइनली मुझे बार बार जो है वो मैं कह रहा हूँ, आई शुड नॉट रिपीट माई सेल्फ, लेकिन समटाइम्स रेपिटेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और नेसेसरी हो जाती है कि फिर आप में टेक्स्ट क्रिएट करने की एबिलिटी भी पैदा होगी एंड दिस इज़ योर अल्टीमेट गोल। मुझे कम्युनिटी बनाने में हेल्प करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।